हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि। और आज हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जैव भू रासायनिक चक्र क्या होता है। तो पहले हम उसे रिवाइज करते हैं कि जैव भू रासायनिक चक्र क्या होता है। पहले हम पढ़ेंगे कि चक्र क्या होता है। तो चक्र क्या होता है? चक्र मतलब होता है कि हम जहाँ पर थे वापस उसी स्थान पर फिर से वापस आ जाएं, तो उसे हम क्या कहते हैं? चक्र कहते हैं। यानी जिस स्थान पर हम थे वापस आकर उसी स्थान पर फिर से आ जाना क्या कहलाता है? चक्र कहलाता है। जैव भू रासायनिक चक्र क्या होता है? मान लीजिए कि ये उत्पाद है, फिर प्राथमिक उपभोक्ता है, फिर द्वितीयक है, फिर तृतीयक है, फिर अपघटक है। तो उत्पाद को कौन खाया? प्राथमिक उपभोक्ता ने खाया। प्राथमिक उपभोक्ता को कौन खाया? द्वितीयक ने खाया। द्वितीयक को कौन खाएगा? तृतीयक ने खाया। अब इन सब का अपघटन कौन करेगा? अपघटक इसका अपघटन करेगा। फिर अपघटक क्या निर्माण करेगा? ह्यूमस का निर्माण करेगा। फिर ह्यूमस के द्वारा क्या होगा? फिर से पेड़ पौधे का निर्माण होगा। अर्थात यह प्रक्रिया यहाँ से चली थी, फिर वापस उसी स्थान पर आ गई। तो इसे हम क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। फिर हमने लास्ट जो हमारा टॉपिक था हमने पढ़ा था कि ये दो प्रकार से होते हैं। पहला होता है गैसीय चक्र होता है, फिर दूसरा क्या होता है? अवसादी चक्र होता है। तो गैसीय चक्र में क्या क्या आता है? जो हमारे वायुमंडल और जल में मतलब कि प्रेजेंट होती उसे हम क्या कहते हैं? गैसीय चक्र कहते हैं। अवसादी चक्र क्या होता है? अवसादी चक्र वो होता है जो हमारे पृथ्वी के ऊपरी परत यानी क्रस्ट के निर्माण में सहायक होते हैं, उसे क्या कहते हैं? अवसादी चक्र कहते हैं। तो पृथ्वी का ऊपरी परत, पहली बात तो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, तो हम समझाते हैं कि ये क्या होता है। पृथ्वी की ऊपरी परत को हम क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। मान लीजिए ये हमारा प्याज है, ठीक है। आधा हमने प्याज को काटा है। सॉरी, मेरी आर्ट तो इतनी अच्छी नहीं है, तो ये समझा मतलब कि वो फिगर नहीं बन पा रहा। तो ये क्या है? ये हमारा एकदम आंतरिक परत है, तो इसको हम क्या कहेंगे? कोर कहेंगे। फिर ये मेंटल हो गया, फिर ये क्या हो गया? बाह्य परत हो गई। तो ये बाह्य परत को हम क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। तो यानी क्रस्ट के निर्माण में जो जो हमारे तत्व सहायक होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अवसादी चक्र कहते हैं। तो हम गैसीय चक्र में कुछ गैसों का आज हम अध्ययन करेंगे, और कुछ जो है नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा उसमें हम अध्ययन करेंगे। तो पहले हमारा जो है वो है ऑक्सीजन चक्र क्या होता है। ऑक्सीजन चक्र पहले हमने समझा चक्र क्या होता है। जहाँ से हम निकले थे वापस वहीं उसी स्थान पर आ जाना चक्र कहलाता है। ऑक्सीजन चक्र क्या होता है? किस प्रकार से वायुमंडल में ऑक्सीजन मिली, फिर वायुमंडल में किस प्रकार से ऑक्सीजन फिर से रिलीज होती है यानी छोड़ दी जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीजन चक्र कहते हैं। अब हम समझेंगे कि वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण कौन करेगा। तो हम यहाँ पर आते हैं फिगर में, ये है हमारा फिगर है। तो अब हम यहाँ पर आते हैं, समझेंगे कि पहले ये प्रक्रिया कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ से ख़त्म होती है। तो ये वायुमंडल में ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को ग्रहण कौन किया? जंतु ने किया, ठीक है। जंतु ने ऑक्सीजन को ग्रहण किया। तब ये जंतु के अंदर कार्बोहाइड्रेट हैं, यानी कि वो जो भोजन ग्रहण करेगा तो उससे ग्लूकोज का निर्माण होगा, यानी वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। जब ये ऑक्सीजन जंतु के अंदर जाती है तो ये हमारा जो ये कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज है इससे क्रिया करती है। जब इससे क्रिया करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करती है, और साथ में कुछ ऊर्जा का निर्माण करती है। जो ऊर्जा होती है वो हमारे शरीर के कार्य को करने में सक्षम होता है। और ये अब हम आएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है और ये जो जल है, अब इसका यूज कौन करेगा? तो जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या क्या आवश्यक होता है? सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक होता है, और जल आवश्यक होता है, और क्लोरोफिल आवश्यक होता है। अब एक प्रश्न आता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगे तो कौन कौन क्या क्या सहायक होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस उनको चाहिए, जल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का तो पौधे जो हैं ये यहाँ से जो जंतु ने रिलीज किया था वहाँ से उनको मिल गया। कार्बन डाइऑक्साइड और जल को तो पौधे जो हैं उनको जंतु के द्वारा प्राप्त हो गया। और शेष जो है हमारा क्या कहते हैं? सूर्य का प्रकाश है, उन्हें वो मिल जाएगा। क्लोरोफिल तो पौधे के अंदर स्वयं होता है, यानी कि पौधे जो है
हमारे द्वारा रिलीज की गई, जंतु के द्वारा रिलीज की गई कार्बन डाइऑक्साइड जल को ग्रहण कर लेते हैं। अब वो क्या करेंगे, जब वो ग्रहण कर लेंगे फिर क्या करेंगे, वो भोजन बनाएंगे, भोजन का निर्माण करेंगे। भोजन के निर्माण करने के बाद फिर क्या करेंगे, वो फिर से कार्बोहाइड्रेट हमको उस प्रदान करेंगे। जब पौधे से तो हमें कार्बोहाइड्रेट मिलती है, उसे हम खाते हैं तो हमें उससे कार्बोहाइड्रेट मिलती है। उसके बाद क्या करेंगे, फिर वो श्वसन करते हैं, ठीक है, भोजन बना लिए, फिर श्वसन करेंगे तो क्या करेंगे, ऑक्सीजन रिलीज़ करेंगे। और जो कार्बोहाइड्रेट हैं, ठीक है, भोजन को ग्रहण करने के बाद श्वसन करेंगे तो श्वसन में ऑक्सीजन रिलीज़ करेंगे, तो ऑक्सीजन फिर वो वायुमंडल में चली जाती है और जो कार्बोहाइड्रेट है फिर से वो हमें मिल जाती है। यानी ये प्रक्रिया सतत रूप से ऐसी चलती रहती है। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हमें ऑक्सीजन पुनः प्राप्त हो जाती है। तो क्वेश्चन आएगा कि ऑक्सीजन हमें किसके द्वारा पुनः प्राप्त होती है, तो किसके द्वारा हमें पुनः प्राप्त होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पुनः प्राप्त होती है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ऑक्सीजन चक्र के निर्माण में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो कौन निभाता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है ऑक्सीजन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्योंकि अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी, पौधे श्वसन नहीं करेंगे, तो कैसे हमें ऑक्सीजन फिर से मिलेगी। तो यानी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है। तो इस प्रकार हमने समझा कि ऑक्सीजन चक्र क्या होता है। ऑक्सीजन चक्र फिर से हम रिवाइज करते हैं, क्या होता है, वायुमंडल से जो ऑक्सीजन होती है उसे जंतु ग्रहण करते हैं, फिर जो कार्बोहाइड्रेट है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और जल बनाता है, और कुछ ऊर्जा मुक्त करता है। ऊर्जा तो हम अपने कार्य को करने में मतलब कि यूज़ कर लेते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और जल बच जाता है, उसका कौन यूज करता है, उसका यूज पौधे करते हैं। किस क्रिया में करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में करते हैं। फिर वो अपना भोजन बनाते हैं और भोजन से क्या मुक्त करते हैं, भोजन के द्वारा भोजन बना लेते हैं, फिर वो श्वसन करते हैं, तो श्वसन के द्वारा क्या मुक्त करते हैं, ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। और कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, फिर से जंतु द्वारा यूज किया जाता है और फिर ऑक्सीजन जो होता है फिर से वायुमंडल में चला जाता है। इस प्रकार हम ऑक्सीजन चक्र को अच्छे से समझ लिए हैं। अब जो दूसरा चक्र है वो क्या है, कार्बन चक्र है। अब समझेंगे कार्बन चक्र कैसे क्या होता है। कार्बन चक्र जो होता है तो उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो कार्बन चक्र में पहले क्या है, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और जल में भी ऑक्सीजन घुलित होती है। यानी कि हम समझते हैं कि हमारे वायुमंडल में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये तो हमें पता ही है हम लोगों को कि वायुमंडल में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कौन यूज करता है, तो पौधे क्या करते हैं, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब जो है फिर से क्या होगा, ये पौधे हैं, ठीक है, पौधे के तीन कार्य, पौधे तीन रूप से मतलब मृत हो सकते हैं। पहला किस प्रकार से, पहला या तो उसका विघटन हो जाएगा पौधे का, ठीक है, या तो पौधे का विघटन हो जाएगा, या फिर पौधे का तीन प्रकार से उन्हें मतलब कि वो मृत हो सकते हैं, या तो विघटन के द्वारा, ठीक है, या तो दब जाएंगे। जब दब जाएंगे तो क्या होगा, दबने के बाद वो क्या कहलाएगा, जीवाश्म ईंधन बनेगा, जो पेट्रोल डीजल इन सब में उसका यूज होगा। ठीक है, जीवाश्म ईंधन बन जाएगा तो उसका यूज, जीवाश्म ईंधन के बाद क्या बनेगा, पेट्रोल डीजल बनेगा। पेट्रोल डीजल को हम लोग क्या करेंगे, अपने बाइक में कार में हम लोग डलाते हैं, तो उससे क्या होगा, फिर से कार्बन जो है गैस निकलेगी, तो फिर कार्बन गैस निकलेगी तो वो फिर वायुमंडल में आ जाएगी। तो इस प्रकार एक चक्र यहाँ कंप्लीट होता है। फिर पौधे का दूसरा रूप, पौधे दूसरे रूप में किस प्रकार से ख़त्म होंगे, तो फिर पौधे को या तो कोई जानवर खा लेगा, ठीक है, तो पौधे जो है ख़त्म हो गए, तो जानवर के द्वारा पौधे को खाया गया। फिर जानवर क्या करेगा, श्वसन क्रिया करेगा, तो श्वसन के द्वारा जानवर क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज करता है। ठीक है, तो इस प्रकार वो फिर से एक वायुमंडल वातावरण में पहुंच गया। यानी पहला किस प्रकार से पहुंचा, जीवाश्म ईंधन के रूप में बाइक में डलवाएं, फिर बाइक से कार्बन
गैस निकली, फिर कार्बन गैस हमारे फिर से वातावरण में पहुंच गई ना। फिर दूसरी प्रकार से जानवर उसे खा लेगा पौधे। तो पौधे में क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को तो लेते ही हैं, तो उसमें कार्बन है, तो जानवर में भी कार्बन हो जाएगा। फिर जानवर उसको श्वसन के रूप में त्याग देगा, फिर वो वातावरण में पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार उसके बाद क्या होगा, पौधे क्या करेगा, फिर वातावरण में फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पहुंच गई। यानी कि इस प्रकार से पूरा जिस प्रकार यहाँ से गया था 3-4 प्रकार से फिर वापस उसी जगह पे आ गया। तो हमने समझा कि कार्बन चक्र किस प्रकार से सतत रूप से जहाँ चला था फिर से उसी स्थान पर आ गया। तो इस प्रकार हमने कार्बन चक्र समझा अच्छे से होता कैसे है। अब हम दूसरा समझेंगे कि जल चक्र क्या होता है। तो जल चक्र क्या होता है, इसमें लिखा हुआ यह जैव रासायनिक चक्र जिसमें वायुमंडल के अंतर्गत जल लगातार चक्रण होता है कुछ ऐसे प्रक्रमों के अंतर्गत जिसमें प्रमुख निम्न है। तो जल चक्र के अंतर्गत हमें 3 चीज़ें बहुत अच्छे से याद रखनी है। पहला क्या, वाष्पीकरण, दूसरा संघनन, तीसरा अवक्षेपण। तो हमें किस प्रकार याद रखना है, पहला वाष्पीकरण, फिर संघनन, फिर अवक्षेपण। मैं एक फिगर के माध्यम से आपको समझाती हूँ कि जल चक्र क्या होता है। मान लीजिए ये हमारा समुद्र है, ठीक है, समुद्र है, ये हमारा सूर्य है। सूर्य से जब सूर्य का प्रकाश जब समुद्र के ऊपर ऊपरी सतह पर पहुंचेगा तो क्या होगा, यहाँ का जो जल होगा वो गर्म होगा। जब जल गर्म होगा तो ये ऊपर उठेगा, ठीक है, यानी इसका वाष्पीकरण होगा। पहली प्रक्रिया इसका क्या हुआ, वाष्पीकरण हुआ। वाष्पीकरण करने के बाद हम जानते हैं कि ऊपर हम जैसे पहुंचते हैं तो तापमान कम होने लगता है। जहाँ तापमान कम होने लगता है वहाँ पे फिर संघनन ही स्टार्ट हो जाता है, और संघनन के बाद क्या बन जाता है, बादल बन जाता है। जिस प्रकार से मान लीजिए हमारा कोई गिलास है, ठीक है, हम लोग क्या देखते हैं ग्लास में कि कभी कभी जो जल है वो बाहर जल बूंदों के रूप में बाहर आ जाती। तो ऐसा तो है नहीं कि बाहर का जल जो अंदर का जल था वो बाहर आ गया, वो बाहर नहीं आता है। ये वाष्प जो होता है जब जल के इस सतह से टकराता है, ये तो गर्म था वाष्प, जब यहाँ टकराए यहाँ का तापमान कम था तो वाष्प से किस रूप में कन्वर्ट हो जाता है, तापमान कम होने के कारण द्रव रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो प्रक्रिया क्या होती है, संघनन कहलाती। इसी प्रकार जब हमारा जल जो है गर्म होकर ऊपर उठता है तो जहाँ पे तापमान कम होता है वहाँ पे क्या क्रिया कहलाती है, संघनन, जिससे क्या होता है, बादल का निर्माण हो जाता है। जब ये बादल बन जाता है तो बादल में 3 प्रकार से इसके रूप होते हैं बादल के। एक तो हिमवृष्टि होती है, एक ओलावृष्टि होती, एक वर्षा। फिर ये वर्षा के द्वारा फिर से ये जो जल है फिर से हमें प्राप्त होने लगता है। तो इस प्रकार की ये जो प्रक्रिया होती है, यानी कि जो इसके 3 रूप होते हैं, ओलावृष्टि, उसके बाद हिमवृष्टि और वर्षा, इसे हम क्या कहते हैं, अवक्षेपण कहते हैं। अर्थात इसमें कौन कौन सी बातें याद रखनी है जल चक्र में। जल चक्र में हमें याद रखना है कि जो पहली क्रिया होती है वाष्पीकरण होती है। जो महासागर का जल गर्म होकर ऊपर उठता है वाष्प के रूप में, उसे हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये वाष्पीकरण के द्वारा जब ऊपर पहुंचता है गर्म होकर तो क्या होता है, जहाँ पे तापमान कम होता है वहाँ पे ये क्या क्रिया कहलाती है, संघनन कहलाती है, जिससे बादल का निर्माण होता है। फिर बादल जो है, बादल के 3 रूप हो जाएंगे, या तो एक वर्षा के रूप में हमें डायरेक्ट मिल जाएगा, या तो हिमवृष्टि होगी, या तो फिर ओलावृष्टि होगी। तो वर्षा के रूप में जो हमें पानी जो है फिर से वापस मिल जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वो क्या कहलाता है, फिर से पानी हमें वापस मिल जाता है। तो इस प्रकार फिर वो जल के रूप में कन्वर्ट हो गया, यानी पहले वाष्प बनकर ऊपर गया, फिर संघनन की क्रिया हुई, फिर उसमें अवक्षेपण हुआ। उसकी जो 3 रूप होते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, अवक्षेपण की प्रक्रिया कहते हैं। जो क्या बनता है, हिमवृष्टि, ओलावृष्टि और वर्षा। तो यानी ये प्रक्रिया अवक्षेपण कहलाती है। अवक्षेपण के बाद फिर से पुनः वो पानी वापस आ जाता है, पानी वापस आ जाएगा तो फिर क्या बनेगा, फिर होगा वाष्पीकरण, फिर संघनन होगा, फिर से अवक्षेपण होगा। यानी यह प्रक्रिया सतत रूप से चलती रहती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, जल चक्र कहते हैं। तो आज हमने पहला टॉपिक क्या पढ़ा, हमने पहला पढ़ा कि जो है वो ऑक्सीजन चक्र क्या होता है। ऑक्सीजन चक्र के बाद हमने क्या पढ़ा, और
कार्बन चक्र क्या होता है, कार्बन चक्र के बाद क्या पढ़ा, जल चक्र क्या होता है। इस प्रकार हमारा ये तीनों टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। कल जो है हम फिर से गैसीय चक्र के कुछ गैसों को पढ़ेंगे, उसके बाद अवसादी चक्र के गैसों को पढ़ेंगे, और ये हमारा जैव भू रासायनिक चक्र जो है कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।